प्यारे बच्चों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया, ऑलमोस्ट 7 डेज का आई फ्लू के कारण, है ना। तो उसके लिए तो वंस अगेन तहे दिल से माफी चाहता हूं आपसे, है ना। तो आज अपन बात करेंगे उस दुर्ग के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि अन्य सभी दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है। ओके, ये वही दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ऐसे 10 दुर्ग तो मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये वही दुर्ग है जिसके लिए कहा जाता है कि सोने की दो मोहरों के बदले गेहूं का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये वही दुर्ग है मेरे प्यारे बच्चों जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। ये वही दुर्ग है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पे तीनों चीज हैं। भाई त्रिनेत्र तो देख लिया, तीनों चीज क्या, या मंदिर भी है जैसे त्रिनेत्र गणेश जी, या मस्जिद भी है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, और यहाँ गिरजाघर भी है, पुर्तगालियों ने बनाया हुआ। समझ गए? ऐसे समझ गए? तो ये वो दुर्ग है जिनके बारे में अपन ये चीजें जानते हैं। तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। आज अपन बात करेंगे किस दुर्ग की? रणथंभौर दुर्ग की। ओके, तो ये जो भी मैंने अभी कथन बोले ये सारे अपने यहाँ लिखे हुए हैं। नंगा, जैसे मैंने अभी बोला कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है, कि मतलब अपनी नैसर्गिक जो इसको सुरक्षा प्रदान है, एक नेचुरल सिक्योरिटी जो इसको प्रदान है, उस कारण 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। दाढ़ी है, ऐसे 10 दुर्ग में मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, है ना। ये 10 की जगह है ना, मैं पिछला कोई वीडियो है मैं उसमें शायद ये 100 बोल गया, तो एक बार आप देखना ये 10 ही है, ठीक है ना। दाना अमीर खुसरो का अपन देखेंगे, सोने के 2 मोहरों के बदले गेहूं का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। घर आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। त्रिनेत्र गणेश जी और 3 मतलब मंदिर देखते हैं, मस्जिद देखते हैं और गिरजाघर चर्च देखते हैं। ये कथन मैंने आपको बताए थे इसी दुर्ग के बारे में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। ये मेन गेट है ना, इधर से घूम के ऐसे जाएंगे ये, तो ये जो मेन गेट है ये हाथी पोल कहलाता है, हाथी पोल, ठीक है ना, हाथी पोल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली क्या है, ये घूम के ये गेट यूं ऐसे है कि बिल्कुल सीधा गेट होता तो उसको पत्थर की बारिश करके या सीधा हाथी आके मार सकता था, लेकिन ये घूमकर यूं ऐसे है कि ये हाथी भी खड़ा नहीं हो सकता था, ठीक है ना, बिल्कुल कंजेस्टेड एंट्रेंस गेट ऐसे, तो इसलिए इसका नाम हाथी पोल है। हाथी भी नहीं तोड़ सकता था इस गेट को, ऐसा, ठीक है। तो ये रणथंभौर दुर्ग है और अपन राजस्थान हिस्ट्री में देख रहे हैं इसको। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जैसे अपन ने सारी चीजें पहले गुजर प्रतिहार चौहान देखे, फिर चौहानों के बाद अपन रणथंभौर देख रहे हैं, क्योंकि जैसे अपन अभी चौहानों से कैसे लिंक है अभी अपन देखेंगे गोविंद चतुर्थ से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो लड़के थे उनसे कैसे संबंध देखेंगे अभी, है ना। तो उसी फ्लो में अपन को देखना है, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, जैसे इससे पहले आप एक वीडियो जैसे मैंने प्लेलिस्ट में मैंने बनाया था, डाला हुआ है कि अलाउद्दीन के आक्रमण अपन ने पढ़े, कि अलाउद्दीन के जो राजस्थान में जो आक्रमण है, खासतौर पे जो अपन 4 पढ़ते हैं, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 अपने सिवाना है, 1311 अपने जालोर, उन सभी का लिंक है 1298 में जो गुजरात पे अलाउद्दीन का अटैक हुआ उससे, ठीक है। तो वो पूरी एक जो हिस्ट्री है अलाउद्दीन के, कि कैसे गुजरात का जैसे जो अटैक था अलाउद्दीन खिलजी का, वो कारण बना, सबसे मेन कारण बना राजस्थान की इन 4 रियासतों पर अलाउद्दीन खिलजी के अटैक का। उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्यारे बच्चों उसको देखो, क्योंकि वो जो कहानी है गुजरात वाली ये सब में आएगी। ये आने वाले जो 5-6 वीडियोज हैं और इंडियन हिस्ट्री के जो आने वाले 3-4 वीडियोज हैं उनमें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, तो भागो मत, ठीक है, ऐसे। तो ये रणथंभौर दुर्ग अपना है। आओ, ठीक है, आओ अपन चलते, देखो अपने मेन फाइल में, टेक्स्ट में आ जाओ। तो देखो पहले तो वही जनरल चीजें हैं जो मैंने अभी जैसे बताई हैं। जलालुद्दीन खिलजी का कथन है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे सारा डिटेल आएगा, लेकिन एक बार बेस जान लो थोड़ा सा। जलालुद्दीन खिलजी का कथन है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अमीर खुसरो का कथन है, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्यों तो ये काफिर का गढ़ था और क्यों ये इस्लाम का घर था, इसको जानने के लिए मेरे प्यारे बच्चों अपन को देखना पड़ेगा 1298 अलाउद्दीन का गुजरात अटैक। सोने के 2 दानों के बदले अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ, किले में अनाज की कमी पर। देखेंगे अभी जो 1301 में साका हुआ, राजस्थान का पहला साका, उससे ही संबंधित कथन है। तो यहाँ आप एक चीज देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आ रहा है एक बाल, यहाँ आ रहा है एक दाना, ठीक है, ऐसे दोनों को लिंक करो, एक बाल एक दाना। फिर क्या है, 1301 का साका राजस्थान का प्रथम साका, ये 1301 रणथंभौर, और राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, पहला व एकमात्र जल जोहर यही है अपने पद्मला तालाब रणथंभौर में। तो रणथंभौर में जैसे अपन साके में देखते तो
साके में जौहर प्लस केसरिया दोनों होता है, मैंने दुर्गों में पूरा अच्छी तरह बताया हुआ आपको। ये चीजें आपको और अच्छी तरह समझनी हो तो राजस्थान की प्लेलिस्ट पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसमें आप सवाई फोर्ट्स के अंदर देखो, सवाई माधोपुर एयरपोर्ट सवाई माधोपुर, उसमें ये मिलेगा आपको, ठीक है। वहां बहुत अच्छे से दुर्ग को समझा रखा है, वहां देखो। तो उसमें क्या है, जैसे साके में मैंने बताया कि केसरिया और जौहर दोनों होते थे, ठीक है ना। मतलब सीक्वेंस क्या होता था, साका होता था तो पहले तो देखो जौहर होता था और फिर केसरिया होता था, ठीक है। जौहर में जो शाही परिवार से संबंधित महिलाएं और अपनी दासों के समेत अग्नि को अपने आप को समर्पित कर देते थे अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो जौहर यहाँ वो अग्नि वाला तो हुआ ही है, ठीक है। उसके अलावा जलजौहर भी हुआ है। अभी अपन देखेंगे हमीर की रानी जो रंग देवी, उनके नेतृत्व में तो ये अग्नि वाला जौहर हुआ है, और हमीर की जो बेटी पद्मला उनके नेतृत्व में यहाँ पे जल जौहर हुआ, राजस्थान का पहला व एकमात्र जल जौहर। और जौहर तो और भी हुआ राजस्थान में, ऐसे अपन मतलब साके जो पूरा अपन पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे है। लेकिन जल जौहर एक ही हुआ, समझ गए, ऐसे। और जहां तक बात रहती है, जैसे अपन देखते हैं साके की बात देखते हैं, है ना। और जहां तक अपन साकों की बात देखते हैं कुल कितने हुए हैं, तो अपन ने देखे या तो 11.5 गिनते हैं या 12.5 गिनते हैं, ठीक है। और ये सारा मैंने अपने जो फोर्ट्स वाला है वीडियो उसके अंदर आप देखो सारी चीजें हैं। अगला कथन अपन देखते हैं नैसर्गिक सुरक्षा, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तर बंद है, ठीक है ना। मतलब नेचुरल सुरक्षा प्रदान है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ओके। ये चीज है, ये तो बेसिक है। फिर अपन आगे थोड़ा सा दुर्ग के बारे में बेसिक जान लेते हैं, फिर रणथंभौर में एंटर करेंगे टॉपिक में। रणथंभौर का जो प्राचीन नाम अपन देखते हैं रणथपुर, है ना। रण की घाटी में स्थित नगर, रण की घाटी में स्थित नगर, रण मतलब रणभूमि के बीच में स्थित नगर, ठीक है। तो ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है ऐसे। शाब्दिक अर्थ रण पहाड़ी जो इस दुर्ग के कुछ नीचे स्थित है, ठीक है। रण पहाड़ी जो इस दुर्ग के कुछ नीचे स्थित है, और थम पहाड़ी जिस पर यह दुर्ग स्थित है, ये रणथंभौर है ना। तो रण पहाड़ी, एक तो रण पहाड़ी पे स्थित होने के कारण मतलब थोड़ी नीचे पहाड़ी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है रणथंभौर, ठीक है। रण पहाड़ी पे स्थित थंभौर, और रण क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र तो अनुकूल भूमि, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक चीजें थी। रणथंभौर का प्राचीन नाम अपन देखते हैं रणथपुर, ठीक है। प्राचीन नाम रणथपुर, और बना कैसे है रणथपुर, रण और रणथंभौर, समझ गई थी चीज, ये है। अब अपन पढ़ते हैं जैसे हिस्ट्री में जो मेन टॉपिक है, अभी तक तो आर्ट एंड कल्चर में जो पढ़ा था फोर्ट्स के रूप में वही एक थोड़ा सा रिवीजन हुआ है, लेकिन यहां से अपना मेन टॉपिक चालू होगा रणथंभौर के शासक, क्योंकि अपन हिस्ट्री के सेंस से पढ़ रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री में ये फाइल है अपनी, उस सेंस से अपन को इसको शासकों के रूप में अपन को देखना है, ओके ओके। तो अपन देखते हैं रणथंभौर के शासक, ठीक, हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री की दृष्टि से। सबसे पहले शासक अपन देख रहे हैं गोविंद राज चतुर्थ, फोर्थ है ना, गोविंद राज चतुर्थ, गोविंद राज फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ ध्यान रखना अपन को, जब ये क्वेश्चन आता है ना रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, तो क्वेश्चन यूं लिखा था गोविंद राज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फोर्थ है। तो ये थोड़ा सा अपने लिंक होएगा यहाँ अजमेर के जो अपने चौहान शासक देखे थे उनसे। तो देखो अपन ने क्या देखा था, अजमेर का अंतिम जो चौहान शासक था पृथ्वीराज थर्ड था, उनके लड़के थे, जैसे मैंने वहां भी यही पेरेंट ट्री बना था, गोविंद राज चतुर्थ है ना, थर्ड के बेटे फोर्थ ऐसे, और पृथ्वीराज थर्ड के जो ब्रदर थे वो थे हरिराज, ठीक है ना। ये पेरेंट ट्री अपन को ऐसे यूं ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज थर्ड के ब्रदर तो हरिराज, और पृथ्वीराज तृतीय के लड़के हो गए गोविंद राज चतुर्थ। भाई नीचे जनरेशन होते तो लड़का, और सेम जनरेशन के अंदर भाई, तो गोविंद पृथ्वीराज तृतीय के जो लड़के थे गोविंद राज चतुर्थ थे, और पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराज थे, ठीक है। ये याद रखो। अब देखो अपन पढ़ते हैं कि 1192 में क्या हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, और अजमेर पे अधिकार हो गया मोहम्मद गौरी का, देखा ही था अपन ने 1192 तराइन, ठीक है ना। तराइन फर्स्ट 1191, तराइन सेकंड T2 अपने तराइन सेकंड 1192 में। फिर क्या हुआ 1192 से लेकर 94 1994 गोरी मतलब मोहम्मद गौरी द्वारा गोविंद राज चतुर्थ को अजमेर का शासक बनाया गया। इसको गोविंद राज चतुर्थ को अजमेर का शासक बनाया, कब से कब रहे 1192 से लेके 94, 1192 से 94। किसने बनाया, गोविंद को किसने बनाया, गौरी ने बनाया, जी से गोविंद जी से गौरी। ऐसा नहीं है कि गोविंद राज चतुर्थ ने गौरी को हराया हो और फिर अजमेर के शासक बनो, ऐसा नहीं है, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौरी ने बनाया था। गौरी ने उधर तो अपन देखते हैं 1196 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी है, और इधर ही तो जैसे अपन साथ साथ में आप दिल्ली सल्तनत भी देख रहे हो, तो इनको फिट करते चलो। फिर क्या हुआ 94 के अंदर क्या हुआ, गोविंद राज चतुर्थ को हटा के हरिराज शासक बन गए। कहां के, अजमेर के। अभी अपन अजमेर में ही चल रहे हैं ये सारा, ठीक है ना। ये जो है ना अब ये 94 तक अजमेर ही चलेगा, ठीक है। तो अजमेर के शासक बने गोविंद राज चतुर्थ,
94, 92 से 94, 94 में हटा के गोविंदराज चतुर्थ को हटा के इनके भाई शासक बन गए, मतलब पृथ्वीराज चौहान के भाई शासक बन गए हरिराज 1194 के अंदर। समझ गए ना, इसलिए ये पेरेंट्री समझना जरूरी है। देखो पहले बेटा, फिर बेटे को हटा के भाई, ठीक है ना, तो बेटे के तो क्या लगते थे, चाचा लगते थे, ऐसे हो गए। ठीक है, यहां तक समझ गए आप। हरिराज, हरिराज जो था वो कौन था, पृथ्वीराज तृतीय का भाई था, और गोविंदराज चतुर्थ कौन था, ये पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, ये पुत्र। तो ये पुत्र और भाई समझना है, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट इसी में उलझ जाता है। पृथ्वीराज तृतीय से गोविंदराज चतुर्थ का संबंध है वो बाप बेटे का है, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज के बीच में जो संबंध है वो भाई का है, ऐसे। फिर क्या, गोविंदराज चतुर्थ रणथंभौर का शासक बना 1194 में, ये गोविंदराज चतुर्थ रणथंभौर का शासक 1194 के अंदर हट के 1192 से 1194। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को, 1192 से 1194, 92 लिखना है। फिर गोविंदराज चतुर्थ रणथंभौर के, हाँ मतलब रणथंभौर है ना, देखो यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ। अब रणथंभौर यहाँ आया सीन में सबसे पहले बार, यहाँ रणथंभौर है ना। देखो क्या था, जैसे अभी मैं बता रहा था, अपन ने वहां देखा था कि गोविंदराज चतुर्थ अजमेर का शासक 92 से 94 में, 94 के अंदर दो चेंज होते हैं। एक तो क्या, गोविंदराज चतुर्थ अजमेर के अंदर क्या चेंज हुआ कि गोविंदराज चतुर्थ को हटा के हरिराज शासक बन गया अजमेर का। फिर सर गोविंदराज चतुर्थ का क्या हुआ, तो गोविंदराज चतुर्थ अजमेर से भागकर कहां आ गए, रणथंभौर आ गए, और रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना उन्होंने करी। ठीक है ना, तो यही मैं बता रहा हूं कि अजमेर से रणथंभौर कैसे लिंक है, वो यहां लिंक है। ठीक है, 1194 गोविंदराज चतुर्थ कौन है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है। ठीक है, ये याद रखना अपन को, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेंगे अपन को। तो कौन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, तो फोर्थ है। ठीक है ना, गोविंदराज चतुर्थ कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के लड़के थे, जिन्होंने 1192 से लेकर 1194 तक अजमेर पे शासन किया। गौरी ने संभलाया उनको शासन। 1194 में गोविंदराज चतुर्थ के चाचा हरिराज ने उनको अपदस्थ किया अजमेर के शासक के रूप में। अजमेर के शासक तो बन गए हरिराज, और गोविंदराज चतुर्थ वहां से भागकर रणथंभौर आ गए, और रणथंभौर में उन्होंने चौहान वंश की नींव। ठीक है ना, तो अजमेर से कैसे लिंक हुआ रणथंभौर, अपन को ये पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन राजस्थान के नक्शे में देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अपन राजस्थान के नक्शे के अपन राजस्थान के नक्शे में देखते हैं, इधर ये अजमेर, यहाँ अजमेर से बाकी इधर रणथंभौर आ गई, ये चीज। ठीक है, ऐसे यूं मैप में बना लिया करो, ऐसा थोड़ा सा बना लोगे तो यूं ऐसे समझ में आएगा, अभी अजमेर से शिफ्ट होकर इधर रणथंभौर आ गए। थोड़ा सा ऐसे अपन बना लेते हैं ना, ऐसे तो थोड़ा सा ये स्पेस अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, इधर से एरो बना तो ये पिक्टोग्राफिक अपने दिमाग के अंदर फिट होता है, ये महत्व है इसका। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। और अपनी कुल देवी का मंदिर उन्होंने शाकंभरी माता का मंदिर रणथंभौर के अंदर बनवाया, और रणथंभौर में अपन देखते हैं मंदिर भी है, मस्जिद भी है, एंड दरगाह, चर्च भी है, गिरजाघर भी है, एकमात्र दुर्गा स्थान का ऐसा। 1194 फिर देखते हैं अपन क्या हुआ यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर पर अधिकार स्थापित है ना 1194 में। रणथंभौर तो एज इट इज गोविंदराज चतुर्थ के हाथों में आएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन अजमेर में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और हरिराज ने आत्महत्या कर ली, और फिर उसके बाद अजमेर अपने दिल्ली सल्तनत का ही एक हिस्सा बन जाता है, इक्ता बन जाता है, ऐसे इक्तेदार इक्ता, यूं याद रखना अपन को। तो ये जो अपन ने पढ़ा ना, ये पूरा अपन ने ये वो अजमेर के अंदर जो लास्ट पृथ्वीराज तराइन के बाद जो अजमेर के शासक रहे हैं वहां भी अपन ने पढ़ा था, वो की वो चीज है। लेकिन वहां अपन देखे थे अजमेर की दृष्टि से, यहाँ अपन ने मेन देखा रणथंभौर की दृष्टि से। ठीक है, तो रणथंभौर में चौहान वंश का जो मतलब कोर पॉइंट है ना, टेक अवे पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, गोविंदराज चतुर्थ। ये कौन थे, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। इतना सा अपन को समझना है। ठीक है, अजमेर से यहाँ आई। ओके, ये चीज तो ऐसे अपन ने देखा था। अजमेर के अपन एक चौहान शासक हुए है कि नहीं है, वाकपति, जिनके बेटे अपन जैसे देखेंगे लक्ष्मण अपने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना करेंगे, तो वो भी देखेंगे, इसके बाद अपन नाडोल ही देखेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे है, रणथंभौर के बाद नाडोल देखेंगे। तो ये हुआ, तो ये पहले शासक अपने गोविंदराज चतुर्थ देखे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रणथंभौर के शासक वल्हण या वल्लन देव। ये इनके पिता कौन थे, गोविंदराज चतुर्थ। ऊपर जैसे अपन जो देखा 1226 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के शासक थे कौन, इल्तुतमिश। अपन ने दिल्ली सल्तनत में जैसे सारा डिटेल में देखा ही है, जब पूरा मैंने आपको वहां बताया सारा, अपन ने गुलाम अहमद GKTSL देखा, तो इल्तुतमिश अपन ने वहां शासक देखा है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अपन जैसे देखते हैं आराम शाह बना, आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश वहां के गुलाम वंश के शासक बनते हैं। ओके ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक का अपन टेन्योर देखते हैं 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है ना, और 1210 से लेकर 36 अपने इल्तुतमिश है। ठीक है वहां, तो ये इल्तुतमिश देखो
यूं ऐसे आए ना तो यूं टाइम लिख लिया करो 1210 से 36। दिल्ली वो अपन इंडियन हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसमें अपन चली रहे हैं वीडियो, तो वहां देखो, है ना। क्योंकि देखो मिडिवल राजस्थान को आपको अच्छा पढ़ना है तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री जैसे जो है ना वो कंटेम्प्रेरीज की अपनी देखनी पड़ेगी। कंटिन्यू है ये। इल्तुतमिश का रणथंभौर पर अधिकार स्थापित हो गया और वल्लण पराजित हुआ, तो ये क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। क्या क्या आजकल देखो आरपीएससी वगैरह हर एग्जाम के अंदर ये फोकस हो गया, बड़े बड़े शासक नहीं पूछते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छी तरह पता है हमीर देव चौहान तो भैया सबके टिप्स पे है। जो सबके टिप्स पे नहीं है वो वल्लण है, वो वागवट है, वो पृथ्वीराज थर्ड के बेटे गोविंदराज चतुर्थ है, ये स्टूडेंट की टिप्स पे नहीं है। हमीर तो हर कोई बता देगा, है ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे तो वो रणथंभौर का वो शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश से युद्ध लड़ा और पराजित हुआ, तो वो कौन था? अपने वल्लण, वल्लण वल्लण, ठीक है। ये कलहण मत कर देना, वल्लण है। इसका उत्तराधिकारी प्रहलाद हुआ और प्रहलाद का वीर नारायण आगे शासक बना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक अपन देखते हैं वाघभट्ट, ठीक है। वाघभट्ट, वाघभट्ट है ना, ये वल्लण था, ये वाघभट्ट है। 1236 आ रहा है, जैसे 1226 1236, तो बीच में प्रहलाद और वीर नारायण का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सीधे अपन वल्लण के बाद पढ़ेंगे वाघभट्ट। इसके समय क्या हुआ? 1236 आया, 1236 में क्या हुआ? इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, है ना। ये मृत्यु वाला कॉन्सेप्ट अपन को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अपन चित्तौड़ पढ़ेंगे तब भी बहुत काम आएगा। चित्तौड़ में अपन देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के लड़के खिजर खान ने 1316 तक ही चित्तौड़ पे रूल किया। 1316 से बाद क्यों नहीं किया सर? 1316 में वो देखेंगे मुचल्ला मालदेव जो थे कन्नड़देव सोनगढ़ा के भाई, उनको वो सौंप के चले जाते हैं। तो 1316 में ऐसा क्या होता है? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, ऐसा, तो उनको दिल्ली से मदद मिलना बंद हो गया। तो इधर अपन जैसे देख रहे हैं इल्तुतमिश वल्लण को तो हराया, लेकिन 1236 में इल्तुतमिश की हो जाती है मृत्यु। इल्तुतमिश का काल अभी अपन देखा 1210 से 1236। तो देखो ऐसे हिस्ट्री में इन डेट्स का बहुत ज्यादा गेम है ना, तो इनको याद रखो, रिवीजन करोगे तो याद होंगी, ठीक है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु, ये काल लिखा हुआ 1210 से 1236 इल्तुतमिश का। फायदा उठाया वाघभट्ट ने, और वाघभट्ट ने अपनी स्थिति मजबूत कर दी और वापस से रणथंभौर के इंडिपेंडेंट शासक वो बन गए। तो देखो अब यहाँ ये दो क्वेश्चन है, कौन सा वो शासक था जिसने, मतलब कौन सा वो शासक था जिसको कि इल्तुतमिश ने हराया? वो तो वल्लण था। और वो कौन सा शासक था जिसने मौका पाकर, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद मौका पाकर रणथंभौर को अपना स्वतंत्र वापस घोषित किया? तो वो कौन है? वो वाघभट्ट है ना। ये वल्लण है, वह है केवल, और ये वाह है, वाह वाह। आकी मात्रा लगा दी, यूं दूर रहो, मैं इंडिपेंडेंट हूं, ऐसे। फिर 1248 में नासिरुद्दीन महमूद, है ना, जैसे अपन नासिरुद्दीन महमूद के अपन देखे थे भाई। नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली से, तो मैंने आपको पढ़ाया था, देख रहे थे अपन, जो उसका अंगरक्षक हुआ नायब मुमलकत, ठीक है ना। वो कौन था? अंगरक्षक कौन था? बलबंत था, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। रजिया के बाद जो अपन ने टर्मोइल देखा, रजिया से लेकर बलबंत के बीच में अपन शासक देखते हैं, उन शासक में ही है, ठीक है ना भाई। अपन देखते हैं कि रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, फिर बलबन बना, ठीक है। तो वो जो नासिरुद्दीन महमूद के समय बलबन के नेतृत्व में यहाँ पे 3 बार असफल आक्रमण हुए। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो कितनी स्थिति अपनी मजबूत कर ली वल्लण ने, ना केवल इल्तुतमिश अपने आप को, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, बल्कि अगले जो शासक थे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, रजिया है, फिर अपने बहराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, सब फेल हो गए सबके आक्रमण, ऐसे। क्योंकि भाई उन शासकों की दिल्ली में स्थिति मजबूत नहीं थी, बलबन ने आके स्थिति मजबूत करी है, जैसे दिल्ली सल्तनत मैंने बताया, है ना। 1265 में जब बलबन बना सुल्तान, तब उसने अपने स्थिति में दीवाने अर्ज खुद और सब खत्म, वजीर संरक्षक सब खत्म, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना करी, नियाबत खुदाई है कि नहीं, अपने आप को पैगंबर का डिप्टी, जिले इलाई पैगंबर की छाया है कि नहीं है, नियाबत खुदाई, जिले इलाई, सब बलबन ने अपन ने देखा। तो बलबन ने अपनी स्थिति मजबूत करी, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी दिल्ली में, इसलिए वो असफल आक्रमण, हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, है कि नहीं। अपन कहते हैं रोएगा जाएगा, रोता जाएगा मरी हुई खबर लेके आएगा। तो इन सुल्तानों में दम नहीं तो कहां से जीत लोगे आप? ये तो वो दुर्ग है जो बख्तरबंद है, नैसर्गिक सुरक्षा, ऐसे, ठीक है। और इसका वाघभट्ट का उत्तराधिकारी हुआ जैत्र सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट शासक, है ना। जैत्र सिंह में नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं? पहले तो उसका काल देखो, 1250 से 85, 82, 1250 से 82, 1250 से 1282, कितने ईयर्स हो गए? 32 ईयर्स हो गए, है ना। 32 वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन ये जो 32 वर्ष है कैसे हैं? ये सुशासन के हैं, कुशासन के नहीं है, गुड गवर्नेंस के हैं। तो इन 32 वर्ष के गुड गवर्नेंस की याद में जैत्र सिंह के जो लड़के हैं हमीर देव चौहान, वो यहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनाएंगे रणथंभौर दुर्ग में,
ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आता है 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है, दुर्ग में पूछा है, तो रणथंभौर में है। किसने बनाई, हमीरदेव चौहान ने बनाई। किस उपलक्ष्य में बनाई, अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल के सुशासन के याद में बनाई। तो इसलिए जेतर सिंह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक जेतर सिंह अपन चित्तौड़ में पढ़ेंगे, वो अलग है, रिया अलग है, अलग अलग याद रखो, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है। जेतर सिंह के पुत्र थे हमीरदेव चौहान, ठीक है ना। एक हमीरदेव विषम घाटी पंचानन अपने जो अपन पढ़ेंगे वो आएंगे अपने मेवाड़ में, सिसोदिया वंश में। सिसोदिया वंश का संस्थापक ही वही है। गुहिल शाखा, गुहिल जो वंश है अपने, उसमें सिसोदिया शाखा आएगी जो सिसोदिया मेवाड़ से रूल करेगी। उसका संस्थापक है वो हमीरदेव है, ठीक है। उसको अपन हमीरदेव बोलते हैं, विषम घाटी पंचानन। और ये हमीरदेव चौहान है, रणथंभौर में चौहान। वो हमीरदेव सिसोदिया है, ये हमीरदेव चौहान है। आप लिख लेना यहाँ साइड में, हमीरदेव सिसोदिया जो है वो विषम घाटी जी लिखा है, विषम घाटी पंचानन, और ये मेवाड़ से संबंधित सिसोदिया वंश, सिसोदिया शाखा के संस्थापक। गुहिल वंश में सिसोदिया वंश के, गुहिल वंश है उसमें सिसोदिया शाखा है ना। अपन देखेंगे कि गुहिल शाखा दो में टूट जाएगी। अपने चित्तौड़ में जो होगी वो रावल शाखा है, रावल शाखा का अंत होएगा, उसके बाद अपने मेवाड़ के अंदर सिसोदिया शाखा का उदय होता है, ऐसे, ठीक है। तो हमीर से आप कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अपने हमीरदेव चौहान, है ना। अब रणथंभौर वाले कभी भी आप बोलो शासक हमीर, तो आप पूरा बोलो हमीरदेव चौहान। विषम घाटी पंचानन मेवाड़ वाले बोलो तो पूरा बोलो हमीर सिसोदिया, तभी इनमें कंफ्यूजन पता चलेगा, और तभी पता चलेगा कि दोनों नाम एक है। अब ये हमीरदेव चौहान है और वो हमीर देव सिसोदिया मेवाड़ वाले, विषम घाटी पंचानन, ओके। समझ गए यहां तक। तो यहां तक अपन ने क्या देखा, थोड़ा सा मैं एक रिवीजन करा दूं। अपन ने देखा गोविंद चतुर्थ के बारे में, जो अजमेर शाह के रणथंभौर में आके बसे और 1194 में रणथंभौर की नींव, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली। फिर रणथंभौर के बाद शासक बने वल्हण, जिन्होंने इल्तुतमिश को, मतलब जिनको इल्तुतमिश ने हराया, है ना। वल्हण वह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु होती 1236 में। तो अब मौका मिलता है किसको, वाघभट्ट को, और वाघभट्ट ने इल्तुतमिश को हराया। न केवल हराया बल्कि नासुद्दीन महमूद जो गुलाम वंश के शासक थे, उनके समय बलबन ने भी 3 बार असफल आक्रमण रणथंभौर के ऊपर किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नासुद्दीन महमूद है ना, किस, वो कौन सा शासक था रणथंभौर का जिसके समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासुद्दीन महमूद ने 3 बार आक्रमण किया और तीनों बार वो असफल हुआ आक्रमण। तो ये कौन है वो शासक, अपने वाघभट्ट है ना, ये वाघभट्ट ही आ गया। फिर नेक्स्ट शासक बनते हैं जेतर सिंह, 32 साल सुशासन। जेतर सिंह के लड़के थे हमीरदेव चौहान, ओके। ठीक है, हमीरदेव चौहान का काल चालू होता है कब, 1282 से 1301, ठीक है। हमीरदेव चौहान है ना, हमीरदेव चौहान का काल चालू होता है 1282 से 1301, ठीक है ना। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे इनके जो पिताजी थे जेतर सिंह, उनका काल क्या था, मैंने बताया 1250 से 82, है ना, 32 साल का सुशासन, ठीक है। और हमीर का काल है 1282 से 1301। 1301 के अंदर होएगा राजस्थान का पहला शाखा, इसलिए खत्म हो जाएगा। पराक्रम क्या, रणथंभौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था ये कौन, हमीरदेव चौहान। बार बार बोलो हमीरदेव चौहान, पूरा बोलो हमीरदेव चौहान। पिता जेतर सिंह, अपन ने काल देखा है, वापस लिखो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका होएगा ये, ठीक है। माता हीरा देवी, ठीक है, पिता जेतर सिंह, माता हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, पुत्री पद्मला, गुरु राघव देव, है ना। ये राघव देव, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार आएगा ये। एक तो ये राघव देव, यहाँ एक अपन जैसे पढ़ेंगे, जब मेवाड़ पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि चूड़ा और मोकल जैसे जो थे, उनके जो भाई थे उनका भी नाम यही था, राघव, है ना, कुंभा के चाचा जो थे, ठीक है। राघव देव सिसोदिया की हत्या एक बहुत बड़ा कारण बनेगा मेवाड़ मारवाड़ संघर्ष में। और एक आएंगे राघव ब्राह्मण, ठीक है, जो अपन चित्तौड़ में देखेंगे कि एक राघव ब्राह्मण थे जिनकी कुदृष्टि पद्मनी के ऊपर पड़ती है, ठीक है। और वो पद्मनी को पाना चाहते हैं, जब रतन सिंह को पता लगता है तो उनको वो मेवाड़ से निकाल देते हैं राघव ब्राह्मण को। और फिर राघव ब्राह्मण अलाउद्दीन में जाके पद्मनी की सुंदरता का वर्णन देता है अलाउद्दीन खिलजी को, और फिर अलाउद्दीन खिलजी 1303 में रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी की जो किताब है पद्मावत, उसमें लिखा हुआ, ठीक है, ये चीज है। तो राघव ऐसे 3 बार आएगा नाम, ऐसे ध्यान रखो आप। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि गुरु है राघव देव, किसके, अपने हमीरदेव चौहान के, ठीक है। इन्होंने यज्ञ किया था, किसने, हमीरदेव चौहान ने। कोटि जन्य यज्ञ, मतलब 1 करोड़ आहुतियां उसमें दी गई थी, इसने कोटि को बोलते करोड़ संस्कृत में, कोटि जन्य यज्ञ। उस
यज्ञ पुरोहित कौन थे? विश्व स्वरूप, विश्वरूप नहीं, सॉरी, विश्वरूप। और इनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था बीजादित्य, और बीजादित्य और विजादित्य दोनों ही मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये जो है ना, ये व्यक्तियों के नाम है जो जुड़े हुए हैं किससे? अपने हमीर से। तो इनको अपन को अच्छी तरह समझना नामों को। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, ये नाम यहां से लेके यहां तक है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक है। पिता अपन ने देखे कौन? जेत्र सिंह। माता देखी अपन ने कौन? हीरा। तो हीरा देने जन्म दिया हमीर को, तो है से हीरा, है से हमीर। ठीक है, रानी, रैसे रानी, रैसे रंग देवी, ऐसे याद रखो, है ना। ये ऐसे पत्नी, पत्नी मतलब रानी, रंग देवी। तो यूं ऐसे यूं थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे ना, तो ये सेट हो जाएगा। ये रानी, रैसे रानी और रासे रंग देवी। क्यों याद करा रहा हूं? ये पहले शाखा है इनके नेतृत्व में, इसलिए याद करना जरूरी है। ठीक है ना। और है से हमीर, है से हीरा, मां ने जन्मा हीरा। ठीक है, ऐसे यूं याद रखना। ठीक है, पुत्री, पैसे पुत्री और पैसे पद्मला। आप देखो तो सही, स्टूडेंट जबरदस्ती घबराता है, सर कैसे याद होंगे? अरे प्यारे एक बार देख तो सही है। कौन कहता है कि फैक्ट से याद नहीं होते हैं? एक बार थोड़ा सा उसको तबीयत से पढ़ो तो यारो। था तो ये ऐसे। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं कहता हूं, कौन कहता है तथ्य याद नहीं होते हैं? एक बार उसको तबीयत से देखो तो यारो, जिंदगी भर हो जाएगा आपका, है कि नहीं? अब देख लो ना यार, रैसे रानी, रैसे रंग देवी, पैसे पुत्री, पैसे पद्मला। क्या करना पड़ा मेरे को इसमें बताओ? सिर्फ ध्यान से देखना पड़ा, यूं बस आंखों से, आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा इस फैक्ट के, तब जाके ये अपना होएगा। ये बिल्कुल आंखों से आंखें मिलानी है, झपकानी नहीं है मिला के देखनी, आधे से आपका हो जाएगा। क्या बात करते हो यार। ठीक है, ऐसे गुरु हो गए राघव देव। कौन? गुरु। रा से राकेश गुरु, रा से राघव देव, सीधी सी बात है। क्या परेशान हुए? विश्व रूप है, 11 करोड़ आहुतियां दी, अलग अलग रूप आए विश्व के, विश्व रूप। ये हो गया। दरबारी कवि, ज्ञान दिया, बीज डाला ज्ञान का, बीजादित्य है बीजादित्य। ऐसे क्या पढ़ते समय थोड़ी सी एक स्टोरी बनाया करो बैठे बैठे। ज्ञान, ज्ञान का बीज डाल दिया, बीजादित्य बीजादित्य है, इतने सारे इतने आहुतियां दी, विश्व रूप, अपने आप याद हो जाएगा यार। थोड़ा उसके साथ बात करनी पड़ेगी थोड़ी देर बैठ के तथ्य से, तब होएगा। राघव देव गुरु हो गए, ऐसे। ठीक है, तो ये व्यक्ति संबंधित है, ये अपन को सारा जानना है ना, क्योंकि ये आएंगी सारी है। फिर आप गोल गोल घूमोगे, अरे पद्मला कौन थी? अरे रंग देवी माँ थी, एक रानी थी। अरे वैसे रानी यार, हमीर देवी क्या थी? माँ थी, रानी। अरे यार माँ है, ऐसे क्या कर रहे? जेत्र सिंह पिता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर अपन देखते हैं निर्माण कार्य हमीर के। ये वैसे मैंने वहां भी बता रखा था अपन ने, कहां पे? जब अपन ने दुर्ग पढ़े थे, है ना। पढ़ो उस दुर्ग वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, देखो ये दोनों लिंक है, इसलिए राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर टॉपिक में रखा जाता है, तो ये बिल्कुल लिंक में चलता है। और मैं आपको देखो फैक्ट बता रहा हूँ, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर ये इतना वास्ट है टॉपिक जिसकी हद नहीं है। कितना देखो पढ़ना पड़ रहा है अपन को। तो आप बुक्स वगैरह देखो, सारी बुक्स एक तरफ, हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब एक तरफ कर दो, और ये राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर एक तरफ उठा के रख दो, तो भी पढ़ना भारी है राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का। सेगमेंट ही इतने सारे, इसके अंदर क्या करें बताओ? देख लो आप खुद, फैक्ट्स इतने, कॉन्सेप्ट इतने, छोड़ो तो वैसे दिक्कत, करना तो पड़ता ही है पूरा। इसलिए इसको बहुत तबीयत से पढ़ोगे प्यारे बच्चे, बहुत टाइम लगता है इन चीजों में, और फटफट उड़ते हैं चीजें बाकी सारी और सब्जेक्ट्स में, इसमें बहुत टाइम लगता है, खुद ही देख रहे हो। तो देखो निर्माण कार्य क्या है? 32 खंभों की छतरी। 32 खंभे क्यों रखे सर? क्यों? न्याय की छतरी। पिता जयत्र सिंह के 32 वर्ष का सुशासन, 1250 आ गया। तो 32 वर्षों तक मेरे पिता ने न्याय ही न्याय किया। ऐसा किसने कहा? हमीर ने कहा। पिता कौन? जयत्र सिंह, ऐसे। फिर पद्मला तालाब पुत्री पद्मला ने बनाया, आगे ना, पैसे पद्मला पैसे पुत्री। जोगी महल है ना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्थित है ये जोगी महल। अभी अपने कल परसों पत्रिका में फोटो भी आई थी जोगी महल, अभी मैं और दिखा दूंगा फोटो, जोगी महल है ना, जिसमें राजीव गांधी भी जाके ठहरे थे और एक रात उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बिताई थी। जोगी महल ऐसी बिल्डिंग है रणथंभौर दुर्ग की, जो कि रणथंभौर दुर्ग से बाहर है, ये दुर्ग स्थित नहीं है। रणथंभौर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है अपना, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व 82, तो उसके बीच में ये स्थित है, जहाँ पे टाइगर पानी पीने आते हैं। जोगी महल लाल कलर का, ठीक है ना, टाइगर रणथंभौर, इसी ने मैंने लिखा है देखो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। ये रणथंभौर जो दुर्ग है, ये दुर्ग के अंदर नहीं है। तो निम्न में से वो कौन सी इमारत है रणथंभौर की जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित नहीं है ना? 32 खंभों की छतरी भैया दुर्ग में है, दिखाऊंगा अभी आपको। त्रिनेत्र गणेश जी दुर्ग में है, पद्मला तालाब दुर्ग में है, जोगी महल दुर्ग में है नहीं है। कहाँ है? जोगी महल तो बाहर है।
ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसे मत कर दो सब उड़ाए जा रहे हो, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, है, फिर हाथी उड़, हाथी ततीड़, ऐसे जोगी महल अंदर नहीं है, जोगी महल बाहर है, ठीक है। त्रिनेत्र गणेश जी ये दुर्ग में स्थित है, ऐसे त्रिनेत्र गणेश जी, और तीनों चीजें, तीन नेत्र, और तीनों एक नेत्र से मंदिर दिखेगा, एक नेत्र से मस्जिद दिखेगी, और एक नेत्र बीच में जो है वो त्रिनेत्र, उससे क्या दिखेगा, उससे गिरजाघर दिखेगा, ऐसे आप, ओके। ये चीजें मेरे प्यारे बच्चों, ओके। एक बार फोटो दिखाऊं तो वो अपने को 32 खंभों की छतरी और जोगी महल की फोटो दिखाता हूँ एक मिनट को। ये देखो रणथंभौर दुर्ग में ये है अपने 32 खंभों की छतरी, हमीर महल, सॉरी हमीर द्वारा बनाया गया न्याय की छतरी है ना, हमीर महल नहीं है, न्याय की छतरी है। न्याय क्यों, 32 वर्ष सुशासन के, पिताजी के, खुद के नहीं, पिताजी के। तो ये 32 खंभों की छतरी बनाई किसने, हमीर ने बनाई। किस उपलक्ष्य में बनाई, अपने पिता जयत्र सिंह के 32 साल के सुशासन को सेलिब्रेट करने के लिए। और वो जयत्र सिंह जो पिताजी उनके 32 साल कौन से हैं, 1250 से 82 तक है। और निर्माता कौन है, निर्माता हमीर चौहान है, ठीक है। हमीर चौहान का काल है 1282 से 1300, ठीक है, ऐसे। और ये है निर्माता है किसके, 32 खंभों की छतरी, ये ऐसे, ठीक है। ये तो हो गया अपने 32 खंभों की छतरी। फिर एक अपन देखते हैं जोगी महल, जो मैंने बताया दुर्ग से बाहर है। देखो इन फोटोज में देख पा रहे हो आप, देखो ये है जोगी महल, देखो ये देख लो जोगी महल, ये तालाब है रणथंभौर जो अपने टाइगर रिजर्व है उसके अंदर बीच में स्थित है तालाब। इसके पीछे बड़का पेड़ है बड़ा सारा, ये पीछे बड़का पेड़ देख रहे हो, बहुत स्प्रेड में फैला हुआ है ये दूरी में, ये जोगी महल है, आप देख रहे हो सारा ये तालाब देख रहे हो। इस तालाब के अंदर टाइगर बाघ पानी पीता है, तो फोटो कई बार आती है। ये जोगी महल है ना, तो लाल रंग की इमारत है, ठीक है। इसी में राजीव गांधी ठहरे थे एक रात, टाइगर, ठीक है। तो वो जोगी महल हुआ अपने, ओके। ये हो गया, ठीक, ओके। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं निर्माण कार्य के बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रंथ, है ना। हमीर ने ग्रंथ जो लिखा है, हमीर ने खुद ने ग्रंथ लिखा है जो नाम, जिस ग्रंथ का नाम है श्रृंगार हार, जो का विषय क्या है, संगीत पे है, स्वयं द्वारा रचित, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। श्रृंगार किसका, संगीत, संगीत से श्रृंगार करना है, आभूषण से नहीं, संगीत से। तो श्रृंगार हार नामक ग्रंथ किसने लिखा, हमीर ने लिखा, ठीक है। हमीर श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार हो ही रहा है, माँ का नाम हीरा देवी, पत्नी रंग देवी, श्रृंगार हो ही गया, देखो अपने आप ऐसे, है ना। श्रृंगार हार, संगीत, स्वयं द्वारा रचित, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं स्रोत, कि हमीर की जानकारी देने वाले अपने कौन कौन से स्रोत अपने पास हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कैसी अपन को बनानी है, पढ़नी है। सबसे पहला ग्रंथ अपन देखते हैं हमीर महाकाव्य। तो काव्य अपन देखेंगे नयन से, तो आ गया नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य किसने लिखा, नयन चंद्र सूरी। और नयन चंद्र सूरी कौन थे, ग्वालियर राजा वीरम का दरबारी कवि था ये, ठीक है, जैन कवि था। ग्वालियर राजा, सूरी जिनमें भी आ जाए ना, सभी जैन कवि हैं, सूरी, है ना। आप लेकिन शेरशाह सूरी जैन मत कर देना, वो तो अफगान था, ठीक है। ये जैन कवि हैं, ठीक है, नयन चंद्र सूरी। तो काव्य पढ़ेंगे नयन से, कहां बैठ गए, ग्वालियर में, तो ग्वालियर राजा वीरम का दरबारी कवि था, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला सेगमेंट, लेकिन फिर भी जान लो। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ और लेखक बहुत पूछते हैं, हद से ज्यादा पूछते हैं, हद से ज्यादा। ये इतना सेगमेंट हद से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। सुमेलित में तो बहुत क्वेश्चन मिलते हैं आजकल, पहले तो सिंगल ऑप्शन में, आजकल सुमेलित तो बहुत पूछ रहे हैं। तो हमीर महाकाव्य, नैनचंद सूरी। हमीर रासो, रास आ गया हमको, जोधपुर देखने गए, तो हमीर रासो जोधराज। और जोधराज कौन थे, नीमराणा अलवर राजा चंद्रबान के दरबारी कवि थे ये, अहीर भाषा के अंदर लिखते, तो अहीर वाटी ये बोला गया, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। हमीर महाकाव्य, हमीर रासो हो गया, ठीक है। हमीर रासो जो लिखा है ये अहीर वाटी के अंदर लिखा हुआ। अलवर क्षेत्र को अपन अहीर प्रदेश बोलते हैं, और भाषा बोली जाती है वहां, उसको अहीर वाटी बोलते हैं। तो हमीर रासो जोधराज ने लिखा अहीर वाटी भाषा के अंदर, ठीक है। यू है, थी नीमराणा की, नीमराणा वही अलवर अपने नीमूचना है कि नहीं है वो, और नीमूचना अपन मॉडर्न राजस्थान जो है उसके अंदर अपन पढ़ते ही, ठीक है। क्या 14 मई 1925 नीमूचना कांड पढ़ते हैं अपन, 14 मई 1925, ठीक है। ये है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन हमीर रासो की किताब का नाम और एक है, लेकिन वो किसने लिखी है,
वो सारंगधर ने लिखी है, ये है ना हमीर रासो। अब देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, जो अपन ऊपर हमीर रासो बात कर रहे हैं ना, हमीर रासो जो ऊपर, जिसके लेखक कौन है अपने, रास आ गया जोधपुर जोधराज, वो हमीर रासो है अपने जोधराज ने लिखी है नीम राणा की। ये हमीर रासो का तो संबंध किससे है, हमीर देव चौहान से, हमीर रासो इससे। ये जोधराज वाली जो है ना, ये तो चौहान के बारे में लिखा हुआ है, और ये जो सारंगधर वाली है ना, ये सिसोदिया के ऊपर लिखी हुई है, कोई विषम घाटी पंचानन। क्योंकि ये जो सारंगधर है ना, ये सारंगधर, ये कुंभा के संगीत गुरु हैं सारंगधर, ऐसे ध्यान रखना अपन को, सारंगधर, ठीक है ना। संगीत रत्नाकर किताब लिखी है सारंगधर ने, कुंभा जब अपन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, संगीत रत्नाकर किताब सारंगधर ने लिखी है, ठीक है। और इन्होंने जो लिखी है हमीर रासो, इसका संबंध सिसोदिया जो हमीर घाटी सॉरी विषम घाटी पंचानन जो हुए उनका वर्णन है इसमें। तो किताब दोनों सेम है, हमीर रासो। एक लिखी है जोधराज ने, एक लिखी है सारंगधर ने। जो लिखी है जोधराज ने उसका संबंध है हमीर देव चौहान रणथंभौर के शासक से। जो किताब लिखी है सारंगधर ने उसका संबंध है हमीर देव सिसोदिया से, जिनको विषम घाटी पंचानन अपन बोलते हैं, जो मेवाड़ के शासक, ठीक है, सिसोदिया वंश के संस्थापक अपन देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो दोनों याद रखनी, अपन को कौन किधर है पता, ये बताया, किताब तो सेम है लेकिन सारंगधर और जोधराज इसमें डिफरेंस करेंगे। और सारंगधर कौन थे, कुंभा के संगीत गुरु थे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए पूछा जाता है। अभी अपन ने देखे थे यहाँ पे ग्रंथ खुद ने लिखा हमीर देव ने, संगीत का कौन सा, श्रृंगार। और गुरु कौन थे, अपने हमीर के गुरु कौन थे, अब देखा राघव देव ऐसे। और यज्ञ कोटिजन्य की विश्वरूप, ऐसे याद रखो इन चीजों को, ठीक है। हमीर हट चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, है ना। ये बूंदी सुरजन हाड़ा शासक थे, बूंदी के हाड़ा शासक सुरजन हाड़ा अकबर के समकालीन है, उनके दरबारी कवि थे चंद्रशेखर। हमीर रामायण भांडव व्यास ने लिखा है। हमीर प्रबंध कैलाश अमृत ने। और एक बलवान शिलालेख है जो अपन को यहीं से मिला है, वो हमीर की जानकारी देता है। यहां तक ये ग्रंथ है छवो याद करने, जितनी बार रट सको उतनी बार रटना। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र, हमीर रासो जोधराज, दूसरा हमीर रासो मेवाड़ वाला वो सारंगधर, कुंभा के संगीत गुरु। देन अपने हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर प्रबंध कैलाश अमृत, ठीक है। एक कौन सा रह गया अपने हमीर रायण पांडव व्यास, हमीर अमृत, हमीर प्रबंध अपने कैलाश अमृत। भाई प्रबंध करो किसका, अमृत का, है ना। हमीर रामायण पांडव व्यास, रामायण ये और है ना। तो रामायण पांडव व्यास प्रबंध करो, अमृत का कैलाश बलवान शिलालेख, ऐसे है, ठीक है। ये चीज है। तो हमीर हट, हमीर रामायण, हमीर प्रबंध, तीन तो योगी हट रामायण प्रबंध, और तीन योगी महाकाव्य रासो ऐसे, ठीक है। तो इसको जितनी बार रिवीजन कर सको मेरे प्यारे बच्चों, उतनी बार इसका अपन को रिवीजन करना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इतनी है ना। वो वाली तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए लिखा था ये वाला नीमराना और सारंगधर, जिससे कि पकड़ में आए दोनों अलग अलग कैसे हैं। नीमराना लिखा था तो पकड़ में आएगा आप लोगों की जोधराज का संबंध रणथंभौर से है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज बार बार पढ़ो। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, हमीर की दिग्विजय नीति, ठीक है। अपन ने क्या क्या देख लिया हमीर का, सांस्कृतिक में अपने देखे निर्माण कार्य देख लिए, फिर साहित्य में योगदान देख लिया, खुद सारंगहार किताब लिखी संगीत की, टेक्स्ट लिखे जो जानकारी देते हैं। अब आती है उसकी दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति में अपन क्या पढ़ते हैं कि हमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े। जैसे अपन ने देखा था क्या, गजनी ने भी 17 आक्रमण किए थे, मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है ना। ऐसे 17 युद्ध इन्होंने लड़े, ठीक है। मालदेव ने कितने युद्ध लड़े थे, 52 युद्ध लड़े थे, ये याद रखो आप। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो गजनी, है ना। गजनी ने कितनी रेड करी टोटल भारत पे, 17। ऐसे 17 युद्ध किसने लड़े, हमीर देव चौहान ने। केवल हमीर मत बोलो, बार बार बोलो हमीर देव चौहान जोधराज, ठीक है। इनमें से 16 युद्ध में तो हमीर विजय हुए। 17वां व अंतिम युद्ध था, एकमात्र युद्ध जिसमें हमीर पराजित हुए, और वो युद्ध 1301 में अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की तो गिनना इन 16 में होगी। हारेगा और हार पे बोलेगा कि मैं अपने ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की दाढ़ी की एक बार भी नहीं समझता। और जो एक युद्ध हारेंगे हमीर देव चौहान, वो 17वां अंतिम होगा, 1301। समझ गए। तो यहां तक अपन ने क्या देखा कि कितने युद्ध लड़े हमीर ने, 17, जीते कितने, 16, हारा कितना, लास्ट व एकमात्र लास्ट, ठीक है, 17। वही पहली व अंतिम हार थी उनकी, ठीक है। हमीर द्वारा पराजित दो प्रमुख शासक भोज परमार, है ना। ये द्वितीय याद रखो, यहाँ पे प्रथम नहीं है, ये मालवा के शासक भोज परमार प्रथम, तो वो 10 60 गए,
जो अपने विद्वता के लिए जाने जाते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वो भोज परमार फर्स्ट था, मैंने यहाँ लिखा भी है, देखो भोज परमार नॉट इक्वल टू भोज परमार फर्स्ट, 10 से 10-55, और ये जाना जाता था अपनी विद्वता के लिए। मैंने कई बार बताया ना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो ये राजा भोज है, और तेली तेनालीरामन कृष्ण देव राय अपने विजयनगर के दरबार में। दूसरा इन्होंने हराया रावल समर सिंह को। रावल ये चित्तौड़ के शासक थे, समर सिंह है ना, मेवाड़ के। रावल रतन सिंह के पिता थे समर सिंह, देखेंगे अपन, ठीक है ना। ये फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रताप सिंह, ये माउंट आबू के शासक थे, अपने परमार शासक प्रताप सिंह परमार। माउंट आबू सुरई में परमार शासक हुए, चंद्रावती राजधानी थी इनकी। माउंट आबू इन परमारों की राजधानी थी चंद्रावती। माउंट आबू का पुराना नाम ही है चंद्रावती, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये प्रमुख शासक है, ये परमार जो मालवा के, ये प्रताप सिंह जो है ये सुरोई, माउंट आबू, चंद्रावती के, और चित्तौड़ शासक है समर सिंह। इनको ये हराएंगे कौन, हमीर देव चौहान। ये सारे किसमें, ये 16 के अंदर गिनती हो रही है जिसमें जीते हैं। इसमें एक जलालुद्दीन खिलजी और लिख लो, इंपॉर्टेंट है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, चाचा और अलाउद्दीन खिलजी, अपन देखेंगे अपन नेक्स्ट, ठीक है। तो ये इनकी दिग्विजय नीति है। 17 युद्ध लड़े, एक हारे केवल, 17वां हुआ अंतिम 13वें अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है। अब अपन देखते हैं हमीर देव चौहान के दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध थे। पहले तो अपन दो सुल्तान पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के। एक तो जलालुद्दीन खिलजी है, वो तो हारेंगे, और दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी जो हराएंगे अमीर देव चौहान को, ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपन यहां से देखेंगे नेक्स्ट, अमीर देव चौहान व दिल्ली सल्तनत, ओके। और इसमें देखो कोई ऐसा ज्यादा इसमें जो दिता अपन कोई कलिष्ठता नहीं है ना। इसके अंदर आप बस रिवीजन करो, आप रिवीजन करोगे तो अपने आप ही फिट होएगा, रिवीजन नहीं करोगे तो नहीं होएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अमीर देव चौहान व दिल्ली सल्तनत, ओके।